Welcome to my YouTube channel. I'm Prince and today I will discuss about acute inflammation और इसमें हम देखेंगे vascular events और cellular events के बारे में. So without wasting our time, let's start the video. So basically acute inflammation के बारे में जानने से पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर इन्फ्लामेशन क्या होता है. तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब्स, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, एंटर करता है या फिर कोई भी इंजीरियस एजेंट एंटर करता है, तो वो हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? वो इल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो डिसीज़ प्रोड्यूस करता है. बट हमारी बॉडी डिसीज़ नहीं चाहती है. इसके लिए हमारी बॉडी क्या शो करती है? उनके खिलाफ डिफेंस रिएक्शन शो करती है. तो ये जो बॉडी का जो ये डिफेंस मैकेनिज़्म है, यही क्या है? इन्फ्लामेशन. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर कंट्री की अपनी खुद की आर्मी होती है. आर्मी को मान लो WBC और टेररिस्ट को मान लो माइक्रोब्स. तो जब भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं या कोई भी टेररिस्ट किसी कंट्री में एंटर करता है, तो क्या होता है? वहाँ की जो आर्मी है वो एक्टिवेट हो जाती है. ऐसे ही हमारी बॉडी में जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में जो WBC हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. तो फिर क्या होता है आगे? जो टेररिस्ट है और आर्मी है, उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है. अगर टेररिस्ट जीतता है तो क्या होगा? यानी कि अगर माइक्रोब्स जीतेंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा. और अगर आर्मी जीतती है यानी WBC जीतते हैं तो क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा. सो बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या है? इट इज़ अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजीरियस एजेंट followed by removal of the necrosed cell and repair of damaged tissue. White blood cells or leukocytes are the body's major infection fighting cells. Inflammation is distinct from infection. कैसे है distinct? वो देख लेते हैं. Infection क्या है? Infection is invasion by harmful microbes. वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, इनटू द बॉडी एंड देयर रिजल्टेंट इल इफेक्ट बाय द टॉक्सिन्स. वहीं इन्फ्लामेशन क्या है? मैंने बताया इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स by the body to variety of etiological agents. It may be infectious और नॉन इन्फेक्शियस, दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो उसके खिलाफ जो प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का, वही क्या है? इन्फ्लामेशन. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन. सो बेसिकली दो टाइप के इन्फ्लामेशन जो हैं वो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं. एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन और एक होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन. इस वीडियो में हम डिटेल में एक्यूट इन्फ्लामेशन देखेंगे, बट बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बीच में. तो पहला जो डिफरेंस है वो क्या है एक्यूट इन्फ्लामेशन में? कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो ऑनसेट है वो रैपिड होता है, वहीं जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वहाँ पर जो ऑनसेट है वो लेट है. अब ऑनसेट रैपिड और ऑनसेट लेट का कहने का मतलब ये है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में जब भी कोई माइक्रोब्स या इंजूरियस एजेंट एंटर करता है तो उसके कुछ आवर्स या कुछ घंटों के बाद ही आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? उसके सिम्टम्स आपको अपीयर, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स आपको अपीयर हो जाएंगे. तो यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन है आपको तुरंत, मतलब जो ऑनसेट है वो रैपिड देखने को मिलता है. वहीं अगर हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो यहाँ पर जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो उसके कई सालों बाद जब इम्यूनिटी वीक पड़ती है तब आपको उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. यानी जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कई सालों बाद आ रहे हैं माइक्रोब्स के एंटर करने के बाद. तो यानी कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन में जो ऑनसेट होता है वो लेट होता है. वहीं एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें तो ये जल्दी ठीक हो जाता है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता है. वहीं अगर हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो यहाँ पर लॉन्गर ड्यूरेशन होता है. एक्यूट इन्फ्लामेशन में हॉलमार्क फीचर क्या है? कि यहाँ पर इडीमा देखने को मिलता है. वहीं क्रोनिक इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हॉलमार्क फीचर है वो क्या है? यहाँ पर ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है. एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो सेल्स देखने को मिलते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं. वहीं जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है यहाँ पर जो सेल्स देखने को मिलते हैं वो मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट होते हैं. तो यहाँ मैंने आपको एकदम बेसिक 4 डिफरेंस आपको बताए एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के बीच में. अब हम देखते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन को डिटेल में. सो बेसिकली जब भी कहीं पर भी ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हेड टू टो बॉडी में कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकता है, और जहाँ पर भी एक्यूट इन्फ्लामेशन आपको बॉडी में देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको कुछ कार्डिनल साइंस, बेसिकली ये जो 5 कार्डिनल साइंस है ना, वो आपको वन बाय वन बैक टू बैक आपको देखने को
मिलेंगे। सो बेसिकली अब ये 5 कार्डिनल साइन कौन कौन से हैं इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम शो कर रहा है टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस भी हमारा एक तरीके से एग्जाम्पल है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला चीज़ इसको देखो, समझो, याद नहीं करना इन कार्डिनल साइन को, आप इसको समझो, देख के समझो कि यहाँ पर आपको क्या रेडनेस देखने को मिल रही है ना। तो पहला जो कार्डिनल साइन है इस एक्यूट इन्फ्लामेशन का वो क्या है, रेडनेस। दूसरा क्या है कि जो लोकल टेम्परेचर है, अगर आप सराउंडिंग एरिया से जहाँ पर भी ये एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ का टेम्परेचर कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पर ये इन्फ्लामेशन है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरिया, तो इंक्रीज हो जाता है लोकल टेम्परेचर। तीसरा क्या है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है ना, तो तीसरा कार्डिनल साइन क्या है, स्वेलिंग है। चौथा क्या है, टॉन्सिलाइटिस में पेन भी होता है, तो चौथा क्या है, पेन। और पांचवा क्या है कि जहाँ पर भी एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है उस ऑर्गन का या उस पार्ट का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। तो ये टोटल 5 कार्डिनल साइन हैं। कौन कौन से, रेडनेस पहला, दूसरा इंक्रीज्ड लोकल टेम्परेचर, तीसरा स्वेलिंग, चौथा पेन और पांचवा लॉस ऑफ फंक्शन। अब ये तो मैंने आपको इंग्लिश में बताया, बट आपको ये जो याद रखना है आपको लैटिन लैंग्वेज में याद रखना है। ठीक है, तो मैं लैटिन में भी बता देता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लैटिन में याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली रेडनेस को हम लैटिन में बोलते हैं र्यूबॉर। इंक्रीज इन लोकल टेम्परेचर को लैटिन में क्या बोलेंगे, कैलोर। स्वेलिंग को लैटिन में क्या बोलेंगे, ट्यूमर। और पेन को लैटिन में क्या बोलेंगे, ड्यूलर। और लॉस ऑफ फंक्शन को लैटिन में क्या बोलेंगे, फंक्शियोलेसिया। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। अब एक बार मैं थ्योरेटिकली भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने डायग्राम से आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो कार्डिनल साइन की अगर हम बात करें तो हमारा र्यूबॉर है, कैलोर है, ट्यूमर, डोलर और फंक्शियोलेसिया। र्यूबॉर, कैलोर, ट्यूमर, डोलर, फंक्शियोलेसिया। र्यूबॉर मीन्स रेडनेस, कैलोर मीन्स इंक्रीज्ड लोकल टेम्परेचर, कैलोरीमीटर होता है ना, वो हीट मेजर करने में हेल्प करता है। ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, स्वेलिंग। डोलर मीन्स पेन, फंक्शियोलेसिया मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। अब इन्फ्लामेशन में 2 इवेंट देखने को मिलते हैं, वस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। वस्कुलर इवेंट में टोटल 5 स्टेप्स हैं, सेलुलर इवेंट में टोटल 6 स्टेप्स हैं। अब ये कौन कौन से स्टेप्स हैं एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये वस्कुलर इवेंट में ये 5 स्टेप्स हैं और सेलुलर इवेंट में ये 6 स्टेप्स हैं। इन सारे स्टेप्स को मैं आपको डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, स्किन है। ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। और ये क्या है, एंडोथीलियल सेल्स हैं। ये क्या देखने को मिल रही है, ये WBC हैं। WBC को मान लो आर्मी। और ये क्या है, ये जो डॉट्स है ये माइक्रोब्स है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, या कोई भी इंजीरियस एजेंट हो सकता है। अभी के लिए मान लो कि ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया को मान लो टेररिस्ट और इस WBC को मान लो आर्मी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, आर्मी और टेररिस्ट के बीच में फाइट होगी। अगर आर्मी जीती यानी अगर WBC जीते तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन। और अगर टेररिस्ट जीते यानी माइक्रोब्स जीते तो क्या होगा, इन्फेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो WBC है ये तो इंट्रावास्कुलर है, वहीं जो ये माइक्रोब्स हैं ये तो एक्स्ट्रावास्कुलर है। अब इन दोनों में फाइट हो इसके लिए या तो इस माइक्रोब को ब्लड वेसल के अंदर लाना पड़ेगा, बट ये तो अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सेप्सिस हो जाएगा। तो अच्छा तरीका क्या है कि हम इस WBC को बाहर ले जाएं। अब इसी WBC को बाहर लाने के लिए ही तो ये 11 स्टेप्स हो रहे हैं। तो बेसिकली एक्यूट इन्फ्लामेशन में ये जो सेलुलर इवेंट और वेस्कुलर इवेंट जो देखने को मिल रहे हैं, यानी ये जो टोटल 11 स्टेप्स जो देखने को मिल रहे हैं, ये हो क्यों रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं ताकि WBC बाहर आए। और एट द एंड आखिरी स्टेप में क्या होगा, ये WBC बाहर आकर ये जो माइक्रोब है इसको एंगल्फ कर लेगा, इसका फैगोसाइटोसिस कर लेगा। तो फैगोसाइटोसिस आखिरी स्टेप होगा।
समझ में आ गया कि आखिर ये 11 स्टेप हो क्यों रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो इवेंट है वो है वेस्कुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट के पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला स्टेप क्या है वेस्कुलर इवेंट का। वेस्कुलर इवेंट का पहला स्टेप है ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। अब ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स में क्या होता है ये भी मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल का वो वाला सेगमेंट जो बैक्टीरिया के जस्ट बिलो है, सिर्फ वो वाला सेगमेंट का क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। पूरे ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, सिर्फ उस सेगमेंट का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा जो बैक्टीरिया के जस्ट बिलो है। ठीक है, समझ में आ गई बात। या कोई भी इंजीरियस एजेंट है उसके जस्ट बिलो जो ब्लड वेसल होगा ना, ब्लड वेसल का जो सेगमेंट होगा ना, सिर्फ उस सेगमेंट का वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा। और ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा ये ट्रांजिएंट इन नेचर होगा। ट्रांजिएंट इन नेचर कहने का मतलब ये फ्यू सेकेंड्स या फिर फ्यू मिनट्स के लिए होगा। समझ में आ गई बात। तो पहला स्टेप हमारा क्या है वेस्कुलर इवेंट में, ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। और इसमें क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सेलुलर इंजरी, immediate vascular response is of transient vasoconstriction of arterioles responsible for blanching seen immediately after injury। विद माइल्ड इंजरी ये 3 to 5 सेकेंड्स के लिए होगा और सीवियर इंजरी है तो 5 मिनट्स के लिए होगा। तो पहला स्टेप है ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, अब जहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ है ना, अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेजो डायलेशन। अब ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ था वो ट्रांजिएंट था, यानी फ्यू सेकंड्स के लिए था या फ्यू मिनट्स के लिए था। वहीं ये जो अब वेजो डायलेशन हुआ ना उसी सेगमेंट का जहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन देखने को मिला था, ये परसिस्टेंट होगा, परसिस्टेंट वेजो डायलेशन होगा, ट्रांजिएंट नहीं होगा, ये परसिस्टेंट होगा। अब जो बैक्टीरिया के जस्ट बिलो जो सेगमेंट था ब्लड वेसल का, अब उसका क्या होगा, वेजो डायलेशन। अब ध्यान से सोचो, अब अगर इसका वेजो डायलेशन होगा तो यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो रेडनेस देखने को मिलेगी, यानी इट लीड टू र्यूबॉर। और अगर ब्लड ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी वहाँ का ज़्यादा होगा, यानी कैलॉर। यानी कैलॉर और र्यूबॉर इसी परसिस्टेंट वेजो डायलेशन की वजह से देखने को मिलते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, जिसकी वजह से रेडनेस होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, यानी र्यूबॉर और कैलॉर होगा एट द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है वेस्कुलर इवेंट में। थर्ड स्टेप है एलिवेट द लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब इसको समझने से के लिए आपको स्टार्लिंग हाइपोथेसिस पता होना चाहिए। स्टार्लिंग हाइपोथेसिस क्या कहता है कि कोई भी ब्लड वेसल है या कैपिलरी है, उसके अंदर बेसिकली दो प्रेशर होते हैं, एक होता है आउटवर्ड प्रेशर, एक होता है इनवर्ड प्रेशर, और दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यानी नॉर्मली इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, जितना आउटवर्ड प्रेशर होता है उतना ही इनवर्ड प्रेशर होता है। जो आउटवर्ड प्रेशर है उसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जो इनवर्ड प्रेशर है वो है हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर। अब ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये जो आउटवर्ड प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये जो इसमें आ क्या रहा है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है। वहीं ये जो ऑन्कोटिक प्रेशर है ये किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। ये बात समझ में आ गई। अभी सेकंड स्टेप में मैंने बताया था, सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, परसिस्टेंट वेजोडाइलेशन हुआ है। वहाँ वेजोडाइलेशन हुआ, वहाँ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, यानी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वाटर भी ज़्यादा होगा, यानी थर्ड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ वाटर ज़्यादा होगा, और वाटर की वजह से कौन सा प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एलिवेट कर जाएगा थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा, एलिवेशन होगा लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैसा प्रेशर है, आउटवर्ड प्रेशर है, यानी अब क्या होगा,
इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। अब जो आउटवर्ड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इनवर्ड प्रेशर, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आकर एक्यूमुलेट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इडीमा होगा। इडीमा वो भी कैसा इडीमा होगा, ट्रांसुडेट होगा। ट्रांसुडेट क्यों होगा, क्योंकि वाटरी इडीमा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और इडीमा होगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलिंग को लैटिन में क्या बोलते हैं, ट्यूमर। तो ये वाला जो स्टेप है जिसमें एलिवेट हुआ है लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसकी वजह से क्या होगा, ट्यूमर। समझ में आ गया। तो ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड, तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही आउटवर्ड प्रेशर यानी एलिवेशन हुआ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का, तो क्या हुआ, फ्लूइड बाहर आएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आकर एक्यूमुलेट करेगा। और क्या लीड करेगा, ट्रांसुडेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस विच लीड टू कौन सा एडीमा, ट्रांसुडेट एडीमा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी एट द लोकल साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी ट्यूमर देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन। ठीक है, वेजोडाइलेशन में क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, जहाँ पर भी वेजोडाइलेशन होगा वहाँ पर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से र्यूबॉर देखने को मिला, रेडनेस देखने को मिली, और टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, यानी ट्यूमर देखने को मिला सेकेंड स्टेप की वजह से। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम, वेजोडाइलेशन हो रखा है, ब्लड वॉल्यूम वहाँ पर ज़्यादा है, उस वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है यानी वहाँ पर वाटर ज़्यादा है। वाटर की वजह से कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो वहाँ का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एलिवेट हो जाएगा, यानी अब आउटवर्ड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इनवर्ड प्रेशर। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो बाहर आकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में थर्ड स्टेप में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और इस वजह से किस तरीके का एडीमा होगा, ट्रांसुडेट एडीमा होगा, यानी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। यानी थर्ड स्टेप क्या लीड करेगा, ट्यूमर। समझ में आ गया। फोर्थ स्टेप क्या है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। अब इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी कहने का मतलब क्या है, अभी देखो नॉर्मली क्या है, ये हमारी ब्लड वेसल की वॉल है, यहाँ पर ये जो एंडोथीलियल सेल है ये बैक टू बैक 1 बाय 1 लगे हुए हैं, कोई गैप नहीं है इनके बीच में, नहीं है ना। ये जो एंडोथीलियल सेल्स हैं इनके बीच में देखो कोई भी गैप नहीं है। अब इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी जो कि फोर्थ स्टेप है, इसका कहने का मतलब क्या है, गैप क्रिएट हो जाएगा। ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, ये जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएंगे। इनके बीच में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। अब ये गैप क्रिएट क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया हमें तो WBC को बाहर लाना है ना। अब WBC को बाहर लाने के लिए एंडोथीलियल सेल में गैप क्रिएट होना तो ज़रूरी है ना। तो जो आखिरी स्टेप, जो फोर्थ स्टेप है वस्कुलर इवेंट का, उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि जो एंडोथीलियल सेल्स हैं उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। और ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड पहले ही थर्ड स्टेप की वजह से बाहर आ चुका है, अब प्रोटीन भी लीक करने लग जाएगा, अब प्रोटीन भी बाहर आ जाएगा, और अब जो इडीमा है वो और बढ़ जाएगा। और अब जो इडीमा देखने को मिलेगा वो कौन सा इडीमा, वो देखने को मिलेगा एक्सुडेट इडीमा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन भी आ चुका है। समझ में आ गई बात। तो जो थर्ड स्टेप था जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा था, वहाँ पर एंडोथीलियल सेल्स के बीच में कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ था, तो इस वजह से सिर्फ फ्लूइड बाहर आया था। तो उस वजह से जो एडीमा हुआ था वो सिर्फ ट्रांसुडेट एडीमा हुआ था। बट ये जो फोर्थ स्टेप है जिसमें एंडोथीलियल सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो चुका है, यानी वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन भी बाहर आ जाएगा। फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आकर एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी अब जो एडीमा है और बढ़ जाएगा। और अब जो एडीमा होगा वो एक्सुडेट होगा, क्योंकि अब पस थिक लाइक जो फ्लूइड है
वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है। तो इस वजह से इस तरीके का एडीमा को हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट एडीमा। तो एक्सुडेट एडीमा किसकी वजह से देखने को मिला, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी की वजह से। और ट्रांसुडेट एडीमा किसकी वजह से देखने को मिला, एलिवेट इन द लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से। तो ये भी आपको एक बार याद रखना है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप समझ में आ गया। तो फोर्थ स्टेप को अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं, डायग्राम में भी मैंने दिखा दिया, अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं तो ये जो इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस वस्कुलर इवेंट का। इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ना वो यही है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी इज द हॉलमार्क ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, ये बात याद रखना, ठीक है। और क्या है, दिस लीड्स टू स्केप ऑफ प्रोटीन। अब गैप क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, गैप क्रिएट हुए, इसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन भी बाहर आएगा। दिस लीड्स टू स्केप ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूइड। और अब जो इडीमा होगा वो कैसा होगा, एक्सुडेट होगा। एंड ल्यूकोसाइट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। मोस्ट अफेक्टेड वेसल्स आर वेन्यूल्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग, यानी अब और स्वेलिंग बढ़ेगी, ये भी क्या लीड करेगा, ट्यूमर सीन इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। समझ में आ गया। फिफ्थ स्टेप क्या है, स्लोइंग और स्टेसिस। इसमें क्या होता है, अब क्या हो चुका, अब प्रोटीन भी बाहर आ चुका है, फ्लूइड भी बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर रहा क्या, यहाँ पर सिर्फ सेल्स रहे, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, स्टेसिस हो जाएगा। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ रेड सेल्स, रेज्ड ब्लड विस्कोसिटी, ठीक है। तो यानी अब क्या हो जाएगा, स्टेसिस, क्योंकि फ्लूइड भी बाहर आ चुका है, प्रोटीन भी बाहर आ चुका है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचे हैं, सिर्फ सेल्स बचे हैं ना, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, स्टेसिस हो जाएगा। स्लोइंग और स्टेसिस ये फिफ्थ स्टेप है इस वस्कुलर इवेंट का। तो हमने ये पांचों के पांचों स्टेप्स देख लिए वस्कुलर इवेंट के। अब इस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, फर्स्ट टू अपीयर इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, वेजोडाइलेशन, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डिक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। ऑप्शन बी क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो पहला स्टेप क्या है, बताया था ना, ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन पहला स्टेप है। तो फर्स्ट टू अपीयर इन एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सेकंड क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लामेशन। ये सीक्वेंस है, तो इसमें से ये सारे सीक्वेंस आप पढ़ सकते हो। बाकी इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी है, क्योंकि पहले ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, फिर क्या होता है, परसिस्टेंट वेजो डायलेशन, इसके बाद क्या होता है, एलिवेशन होता है किसका, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का, बट वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है। इसके बाद क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, और फिफ्थ क्या होता है, स्टेसिस। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो वस्कुलर इवेंट्स हमने देख लिया, अब हम देखेंगे सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट देखने से पहले ये वाला डायग्राम देखो। तो बेसिकली अभी तक वस्कुलर इवेंट में हुआ क्या है, गैप क्रिएट हो चुका है, यानी WBC का बाहर आने के लिए, एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस में आने के लिए जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है वस्कुलर इवेंट में। अब सेलुलर इवेंट में क्या होगा, ये जो WBC है ये इस चैनल के थ्रू एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस में यानी बाहर आएगा। तो इसको बाहर लाने के लिए ही सेलुलर इवेंट हो रहा है, और इसके लिए टोटल 6 स्टेप लगेंगे। अब वो 6 स्टेप क्या क्या हैं उसको जानने से पहले एक और बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो बात ये है कि कोई भी जो इल्यूमिनेटेड पाइप होती है ना, ब्लड वेसल भी एक तरीके से इल्यूमिनेटेड पाइप ही है, तो उसमें जब भी कोई फ्लूइड बहता है तो उसका जो हैवीएस्ट पोर्शन होता है ना वो सेंटर में फ्लो करता है, और लाइटेस्ट पोर्शन पेरीफेरी में फ्लो करता है, और WBC अनफॉर्चुनेटली हैवीएस्ट होते हैं। तो इस वजह से ये जो WBC है ना एकदम सेंटर में फ्लो करते हैं। तो इनको इस गैप्स के थ्रू, ये जो चैनल क्रिएट हुआ इससे बाहर लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलुलर इवेंट में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस WBC को सेंटर से पेरीफेरी पे लाना पड़ेगा। पेरीफेरी यानी मार्जिन पे लाना पड़ेगा, यानी पहला स्टेप क्या होगा, मार्जिनेशन। फिर क्या होगा, मार्जिन पे पहुंचते ही तो इसे गैप नहीं मिलेगा, इसके लिए इसको
कुछ दूर चलना पड़ेगा, यानी सेकंड स्टेप क्या होगा, रोलिंग। और जस्ट बिहाइंड द गैप स्टॉपेज आएगा, ये स्टेप क्या होगा, एडहेशन। और फिर क्या होगा, उस गैप, वो जो गैप क्रिएट हो, उस गैप के थ्रू WBC बाहर आएगा। और इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, जिसके अंदर WBC इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमाइग्रेशन, जिसे हम डायपीडियासिस भी बोलते हैं। अब जब ये WBC एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आ जाएगा तो WBC के पास आंखें तो हैं नहीं जो देख के वो पहुंच जाएगा बैक्टीरिया के पास। तो होता क्या है, जो बैक्टीरिया है या जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो WBC को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल ओरिएंटेड मूवमेंट होता है, यूनी डायरेक्शनल केमिकल ओरिएंटेड मूवमेंट WBC का, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो इन्हीं केमिकल, ये जो केमिकल है जो WBC को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हीं केमिकल्स के जरिए WBC किन तक पहुंचेगा, इन माइक्रोब्स तक पहुंचेगा। और एट द एंड मैंने बताया था आखिरी स्टेप में क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा, जो WBC है एंगल्फ कर लेगा उस माइक्रोब को। तो पहला क्या हुआ, WBC सेंटर में फ्लो करता है, इसको याद मत करो, इन स्टेप को समझो। पहले क्या हुआ, सेंटर में, WBC सेंटर में फ्लो करता है, तो क्योंकि हैवीएस्ट होता है तो सबसे पहले WBC को उस चैनल से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे पेरीफेरी पे लाना पड़ेगा, मार्जिन पे लाना पड़ेगा। पहला स्टेप हो गया मार्जिनेशन। दूसरा स्टेप होगा रोलिंग। रोल कैसे करेगा, लाइक अ टायर ऑन द रोड। टायर मान लो WBC को, और रोड मान लो जो ब्लड वेसल की जो वॉल है, जो एंडोथीलियम है, उसको मान लो रोड, ठीक है। तो लाइक अ टायर ऑन द रोड WBC रोल करेंगे, रोल करेंगे, रोल करेंगे, फिर जस्ट बिहाइंड द गैप क्या आएगा, स्टॉपेज आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एडहेशन। ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ट्रांसमाइग्रेशन, जिसके अंदर WBC उस गैप के जरिए इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में आएगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, कीमोटैक्सिस। जो WBC है वो केमिकल्स जो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके थ्रू WBC का केमिकल ओरिएंटेड यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होगा बैक्टीरिया की तरफ, जो केमिकल्स बैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं और WBC को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस। और आखिरी में WBC जाकर उनको एंगल्फ कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। तो ये सिक्स्थ स्टेप होगा और आखिरी स्टेप होगा। समझ में आ गया बात। तो बेसिकली अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली क्या है कि आखिर ये रोल कैसे कर रहे हैं, इसके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, इस रोलिंग और एडहेशन के बीच का मैकेनिज़्म क्या है। तो बेसिकली ये जो हमारे WBC होते हैं ना, इनके वॉल पर, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और उन रिसेप्टर्स के क्रॉसपॉन्डिंग रिसेप्टर्स ये एंडोथीलियम की जो वॉल है ना, ये जो ब्लड वेसल की वॉल है, इन पर भी उनके क्रॉसपॉन्डिंग रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये देखने को मिल रहा ना, इन पे भी रिसेप्टर्स हैं और इन पे भी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इन रिसेप्टर्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, फिर ब्रेक होता है, फिर इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, फिर ब्रेक होता है। तो ऐसे करके ये रोल करते हुए चले जाते हैं और फिर एडहेशन में भी बॉन्ड फॉर्म होता है। और तो बेसिकली ये हो रोलिंग और एडहेशन हो किसकी वजह से आ रहा है, इन रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है। तो एक बार इस मैकेनिज़्म को भी एक बार हम देख लेते हैं। सो बेसिकली मैकेनिज़्म क्या है रोलिंग एंड एडहेशन का, तो इसके लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एडहेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैम बोलते हैं। द अटैचमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट टू द एंडोथीलियल सेल्स इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लीमेंट्री एडहेशन मॉलिक्यूल्स कैम ऑन द टू सेल टाइप। एंडोथीलियल सेल पे भी होते हैं और ल्यूकोसाइट्स पे भी होते हैं। और ये जो एग्जैक्ट पेयर है ना, ये एग्जैक्ट पेयर आपको याद रखने हैं। ये जो रिसेप्टर्स के जो पेयर्स हैं आपको एग्जैक्ट लर्न करने हैं, ठीक है, एग्जैक्ट पेयर आपको याद होने चाहिए। अब इनको याद कराने के लिए मैं आपको एक डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है। ये रहा वो डायग्राम, ये रही WBC, ठीक है, और ये रहे एंडोथीलियम, ठीक है। यहाँ पर भी रिसेप्टर है और ये जो WBC है, WBC पे भी रिसेप्टर है, ठीक है। अब ये जो पेयर्स हैं इन रिसेप्टर के, ये पेयर्स मैं आपको बताता हूँ क्या है।
तो इन पेयर्स को हम इस डायग्राम से लर्न करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो पहला पेयर है वो है पी सेलेक्टिन, पहला और दूसरा पेयर क्या है, पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं सलाई लुइस एक्स के साथ, ठीक है। पी सेलेक्टिन कहाँ पर प्रेजेंट है, एंडोथीलियम में, और ई सेलेक्टिन भी एंडोथीलियम में प्रेजेंट है, और सलाई लुइस एक्स कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट है। समझ में आ गया। और पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ, सलाई लुइस एक्स के साथ, ठीक है। उसके बाद एल सेलेक्टिन, एल फॉर ल्यूकोसाइट, यानी एल सेलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होगा। और एल सेलेक्टिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ग्लाइकेम फर्स्ट के साथ। अब ग्लाइकेम से याद आएगा आईकेम और वीकेम, आईकेम भी एंडोथीलियम पे प्रेजेंट होगा और वीकेम भी एंडोथीलियम पे प्रेजेंट होगा। और आईकेम और वीकेम दोनों ही किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इंटीग्रीन के साथ। इंटीग्रीन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, WBC पे, ल्यूकोसाइट्स पे प्रेजेंट होंगे। आईकेम बीटा 2 इंटीग्रीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा और वीकेम बीटा 1 इंटीग्रीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। और जो आखिरी है जो ट्रांस माइग्रेशन के लिए होता है, वहाँ पर बेसिकली सेम रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं WBC पे भी और एंडोथीलियम पे भी। तो पीकेम ऐसा रिसेप्टर है जो WBC पे भी प्रेजेंट, ल्यूकोसाइट पे भी प्रेजेंट होगा और एंडोथीलियम पे भी प्रेजेंट होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांस माइग्रेशन होगा। तो इसके लिए जो हमारा रिसेप्टर है वो क्या है, पीकेम, ठीक है। समझ में आ गया। आपको एग्जैक्ट पेयर याद रखने हैं कि कौन सा रिसेप्टर किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है और कौन सा रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होता है, आपको ये एग्जैक्ट याद होने चाहिए। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको याद कैसे रखना है मैंने तरीका भी अभी बताया। ऐसे याद रखो कि पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट है, एंडोथीलियम पे, ठीक है। और पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सलाई लुइस एक्स, और सलाई लुइस एक्स कहाँ प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट पे। समझ में आ गया। फिर एल सेलेक्टिन है, एल सेलेक्टिन, एल फॉर ल्यूकोसाइट, यानी एल सेलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होगा। और एल सेलेक्टिन किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ग्लाइकेम फर्स्ट के साथ। ग्लाइकेम फर्स्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, एंडोथीलियम में प्रेजेंट होगा। ग्लाइकेम फर्स्ट से याद क्या आएगा, आईकेम और वीकेम। आईकेम और वीकेम कहाँ प्रेजेंट होंगे, एंडोथीलियम पे प्रेजेंट होंगे। आईकेम और वीकेम बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेंगे, इंटीग्रीन के साथ फॉर्म करेंगे। इंटीग्रीन कहाँ प्रेजेंट होंगे, ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होंगे। जो आईकेम है वो बीटा 2 इंटीग्रीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, और जो वीकेम है वो बीटा 1 इंटीग्रीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ट्रांस माइग्रेशन पे ल्यूकोसाइट और एंडोथीलियम दोनों में सेम टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, पीकेम। तो आप को ऐसे याद रखना है इन सारे रिसेप्टर्स के नाम। एक और बार मैं याद इस टेबल से भी दिखा देता हूँ, डायग्राम से भी मैंने दिखा दिया, ठीक है। एंडोथीलियम पे पी सेलेक्टिन और ई सेलेक्टिन है, ये दोनों ही ल्यूकोसाइट पे किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, सलाई लुइस एक्स के साथ। फिर क्या है, ग्लाइकेम फर्स्ट हमारा एल सेलेक्टिन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, एल सेलेक्टिन, एल फॉर ल्यूकोसाइट, यानी एल सेलेक्टिन कहाँ प्रेजेंट होगा, ल्यूकोसाइट पे प्रेजेंट होगा। ग्लाइकेम से आपको याद आ जाएगा आईकेम फर्स्ट और वीकेम फर्स्ट। आईकेम फर्स्ट और वीकेम फर्स्ट दोनों ही एंडोथीलियम पे प्रेजेंट है, और ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इंटीग्रीन के साथ। आईकेम फर्स्ट फॉर्म करेगा बीटा 2 इंटीग्रीन के साथ बॉन्ड फॉर्म, और वीकेम फर्स्ट फॉर्म करेगा बीटा 1 इंटीग्रीन के साथ। और आखिरी क्या है, पीकेम, ठीक है। अब इनके अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो जो फर्स्ट पेयर थर्ड पेयर है वो क्या किस में हेल्प करता है, फर्स्ट पेयर और थर्ड पेयर हेल्प करता है रोलिंग में। मेजर रोल क्या है उसका, रोलिंग में। वहीं जो फोर्थ पेयर है और फिफ्थ पेयर है वो हेल्प कर रहा है एडहेशन में, और जो सेकंड पेयर है वो रोलिंग और एडहेशन दोनों में मदद कर रहा है। वहीं जो आखिरी है पीकेम जिसका जो आखिरी पेयर है पीकेम जिसका दूसरा नाम है CD31, आपको दूसरा नाम भी याद होना चाहिए, वो किस में हेल्प कर रहा है, डायपीडियासिस में, यानी ट्रांसमाइग्रेशन में। तो बेसिकली क्या है, बेसिकली जो फर्स्ट पेयर है और थर्ड पेयर है वो रोलिंग में हेल्प कर रहा है,
फोर्थ पेयर और फिफ्थ पेयर एडहेशन में हेल्प कर रहा है, और जो सेकंड पेयर है वो रोलिंग और एडहेशन दोनों में मदद कर रहा है, और जो ये आखिरी पेयर है पी कैम वो डायपीडियासिस या फिर जिसे हम ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं इसमें हेल्प कर रहा है। तो मैंने आपको ये सारे रिसेप्टर्स और इनके एग्जैक्ट पेयर्स भी बता दिए जो कि आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसमाइग्रेशन की अगर मैं बात करूं, escape out into the extravascular space, this is known as transmigration. Simultaneously to emigration of leukocyte, escape of red cell through the gaps between the endothelial cells, this is known as diapediasis. It is passive phenomena. It is passive phenomena. और ये किसकी वजह से होता है ट्रांसमाइग्रेशन? पीकेम की वजह से। एंडोथीलियम पे भी प्रेजेंट होता है पीकेम, और डब्ल्यूबीसी पे भी ये पीकेम, दोनों में पीकेम रिसेप्टर होता है, और इसकी वजह से ट्रांसमाइग्रेशन देखने को मिलता है। तो समझ में आ गया। तो इस सेलुलर इवेंट में पहला स्टेप था मार्जिनेशन, फिर रोलिंग किसकी वजह से हो रहा है? रिसेप्टर्स की वजह से हो रहा है, फिर एडहेशन के बाद ट्रांसमाइग्रेशन के बाद कीमोटैक्सिस, और फिर एट द एंड क्या होगा? फैगोसाइटोसिस। तो ये 6 स्टेप्स है इस सेलुलर इवेंट्स में। अब अगर मैं कीमोटैक्सिस की बात करूं तो कीमोटैक्सिस मैंने बताया भी पहले भी, कीमोटैक्सिस क्या है? यूनिडायरेक्शनल ओरिएंटेड अलोंग अ केमिकल ग्रेडियंट। और इनमें अब इसके अंदर केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो अगर मैं केमिकल्स की बात करूं कीमोटैक्सिस में, जो केमिकल माइक्रोब्स सिक्रीट करते हैं टू अट्रैक्ट डब्ल्यूबीसी, वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली वो 4 टाइप के केमिकल्स होते हैं। पहला होता है ल्यूकेट्रिन होता है, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, और 2 कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ल्यूकेट्रिन में B4, इंटरल्यूकिन में 8, और कॉम्प्लीमेंट में C5A C3A। ये आपको याद रखना, ये 4 केमिकल ऐसे हैं जो WBC को अट्रैक्ट करते हैं, और कीमोटैक्सिस की प्रोसेस इस वजह से होती है। तो कीमोटैक्टिक सब्सटेंस वो कौन कौन से हैं? ल्यूकोट्रिन, इंटरल्यूकिन, तो ल्यूकोट्रिन B4, इंटरल्यूकिन 8, और 2 कॉम्प्लीमेंट हैं C5A और C3A, जिसमें से C5A कॉम्प्लीमेंट जो है ये मोस्ट पावरफुल कीमो अट्रैक्टेंट है, सबसे पावरफुल C5A होता है। फैगोसाइटोसिस जो कि आखिरी स्टेप है, इसके अंदर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एंगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब्स बाय WBC सेल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन आर कॉल्ड फैगोसाइट्स, ठीक है। तो ये मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। अब एक बार समरी ले लेते हैं। तो वस्कुलर इवेंट में पहला स्टेप क्या था? ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। दूसरा स्टेप क्या था? परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन। तीसरे स्टेप में क्या हुआ था? एलिवेशन हुआ था लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का। फोर्थ स्टेप में इंक्रीज हुई थी वस्कुलर परमिएबिलिटी, और आखिरी स्टेप में स्लोइंग और स्टेसिस हुआ था। डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो ये जो येलो लाइन थी स्किन शो कर रही है, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये डब्ल्यूबीसी हमारी क्या है? आर्मी, इसको आर्मी मान लो, और ये जो माइक्रोब्स है इसको टेररिस्ट मान लो। अब बेसिकली अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगी, अगर डब्ल्यूबीसी जीतेंगे तो इन्फ्लामेशन होगा, अगर माइक्रोब्स जीतेंगे तो इन्फेक्शन होगा। अब इन दोनों के बीच में फाइट हो, इसके लिए WBC को बाहर लाना पड़ेगा, और WBC को बाहर लाने के लिए ही ये 11 स्टेप्स हो रहे हैं, जिसमें से वस्कुलर इवेंट की अगर हम बात करें तो वस्कुलर इवेंट में जो पहला स्टेप था वो क्या था? ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स, जिसके अंदर बैक्टीरिया के जस्ट बिलो जो ब्लड वेसल का सेगमेंट था उसका वेजोकंस्ट्रिक्शन हुआ था, और ये ट्रांजिएंट इन नेचर था, यानी फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स के लिए हुआ था। दूसरे स्टेप में क्या हुआ था? उसी सेगमेंट का वेजोडाइलेशन हुआ था, और ये परसिस्टेंट था। वेजोडाइलेशन हुआ यानी यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो रेडनेस होगा यानी र्यूबॉर देखने को मिलेगा। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर भी वहाँ का इंक्रीज होगा, तो ट्यूमर भी देखने को मिलेगा। तो र्यूबॉर और ट्यूमर दोनों ही इस परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन की वजह से देखने को मिले थे। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप में क्योंकि यहाँ पर अब क्या है?
यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा था तो यहाँ पर वाटर भी ज़्यादा होगा ना, इसकी वजह से कौन सा प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक आउटवर्ड प्रेशर होता है, यानी आउटवर्ड प्रेशर ज़्यादा हो गया था इनवर्ड प्रेशर से, इस वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा और फ्लूइड बाहर आने की वजह से इडीमा होगा। यहाँ पर सिर्फ वाटरी फ्लूइड बाहर आएगा, इस वजह से जो इडीमा होगा वो ट्रांसुडेट इन नेचर होगा और इडीमा की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग यानी ये जो स्टेप है ये क्या लीड करेगा, ट्यूमर। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ था, एलिवेट हुआ था लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फोर्थ स्टेप में क्या हुआ था, जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई थी, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी। इसके अंदर एंडोथीलियल सेल्स के बीच में गैप क्रिएट हो चुका था, इस वजह से फ्लूइड तो अब बाहर आ ही चुके थे, अब गैप क्रिएट हुआ है, उस वजह से प्रोटीन भी हमारा एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस में या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आकर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। अब फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन भी आ चुका है, यानी अब इडीमा ट्रांसुडेट से एक्सुडेट हो जाएगा, ठीक है, यानी अब इडीमा और बढ़ जाएगा और इस वजह से यहाँ पर भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इस स्टेप की वजह से भी ट्यूमर देखने को मिलेगा। और फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, अब फ्लूइड और प्रोटीन दोनों ही बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ पर बचे क्या थे, सिर्फ सेल्स बचे थे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टेसिस और स्लोइंग, जो कि हमारा आखिरी स्टेप था किसके अंदर, इस वस्कुलर इवेंट में। फिर हम किस पे आए थे, फिर हम आए थे सेलुलर इवेंट में। सेलुलर इवेंट में मार्जिनेशन था, रोलिंग था, एडेशन था, ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस एंड देन फैगोसाइटोसिस, जिसके अंदर WBC एकदम सेंटर में फ्लो करते हैं, तो इनको पहले पेरीफेरी पे लाना पड़ेगा, इन मार्जिन पे लाना पड़ेगा, यानी मार्जिनेशन। फिर क्या होगा, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, फिर जस्ट बिहाइंड द गैप स्टॉपेज आएगा जिसे एडेशन बोलेंगे, फिर उस गैप के थ्रू WBC बाहर आएगा, इस प्रोसेस को ट्रांसमाइग्रेशन बोलेंगे। WBC बाहर आकर केमिकल WBC को, जो केमिकल सीक्रीट हुए हैं किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू, वो उन्हें WBC को अट्रैक्ट करेंगे और ये जो केमिकल ओरिएंटेड मूवमेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस। और जब ये WBC ल्यूकोसाइट्स हमारे माइक्रोब्स तक पहुंच जाएंगे तो वो उनका क्या कर लेंगे, फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। तो आखिरी स्टेप क्या होगा, फैगोसाइटोसिस। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको समराइज कर दिया। अब कुछ MCQ देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फैमिली ऑफ सेलेक्टिन एक्सेप्ट, देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, P सेलेक्टिन, ऑप्शन बी L सेलेक्टिन, ऑप्शन डी E सेलेक्टिन। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए सेलेक्टिन हमारा नहीं है फैमिली ऑफ सेलेक्टिन, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायपीडियासिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डायपीडियासिस क्या है, पीकैम, सेलेक्टिन, इंटीग्रिन, म्यूसिन लाइक ग्लाइकोप्रोटीन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डायपीडियासिस हमारा पीकैम है ना, ट्रांसमाइग्रेशन डायपीडियासिस के लिए कौन सा रिसेप्टर था, पीकैम, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन थर्ड क्या है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इज, तो यानी सेलुलर इवेंट के सीक्वेंस का, स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। तो पहले मार्जिनेशन होगा, ये सही है, फिर रोलिंग होगा, फिर एडेशन होगा, फिर ट्रांसमाइग्रेशन होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो इसी के साथ ये जो हमारा MCQ था ये भी हमने कर लिया और ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था MCQ के साथ कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।